Hello friends and welcome back again. So we were discussing about the March 2025 chronology, and in this video we will discuss the space and defense technology related current affairs. So let us start. सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है वो चंद्रमा मिशन से संबंधित है। देखिए चांद के ऊपर जो है दो मिशंस यहाँ पर भेजे गए हैं। अभी हमें जो करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं, सबसे पहला तो आपका एक एथेना मिशन है, ये भी नासा के द्वारा है। और दूसरा जो आपका मिशन है वो है ब्लू घोस्ट लैंडर, उसको भी नासा के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया है। अगर आपको पता हो तो एक नासा का हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन क्या है कि चंद्रमा के ऊपर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति किस प्रकार से स्थापित की जाए, तो उसके उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, जो भी लैंडर्स रोवर्स भेजे जाते हैं, वो सब उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आपको एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आर्टेमिस कार्यक्रम किसका है, नासा का है, किससे संबंधित है, तो चंद्रमा के ऊपर जो ह्यूमन प्रेजेंस है उसको कैसे स्थापित किया जाए उससे संबंधित है। तो यानी कि लूनर एक मिशन ये है। उसी का एक पार्ट आप देखिए यहाँ पर एथेना मिशन है। तो एथेना मिशन किसका पार्ट है, तो आर्टेमिस मिशन का ही ये एक पार्ट है। अब देखिए एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और ये जो एथेना मिशन है ये इंट्यूटिव मशीन्स का एक पार्ट है। इंट्यूटिव मशीन्स क्या होती हैं, तो चंद्रमा पर जब भी हम कोई सैटेलाइट या कुछ भी लैंडर रोवर जो हम भेजेंगे, तो उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जिस भी अवसंरचना का यूज़ होता है, उसी को जो है इंट्यूटिव मशीन्स कहते हैं। तो ये भी आपका जो है क्लियर आपको होना चाहिए। तो एथेना का नाम आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एथेना नाम के दो मिशंस हैं। एक एथेना मिशन तो नासा का है जो कि लूनर मिशन है, और एक जो एथेना मिशन है ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ये एक एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है। तो बाई चांस अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए एथेना मिशन और आपको नासा ही याद रहे, तो और भी उसमें नासा ऑप्शन में ना हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक और मिशन है जिसका नाम है मतलब एथेना नाम का ही दूसरा मिशन भी है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और ये एक तरीके से एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है। और अगर एथेना का उस समय इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो है एडवांस टेलीस्कोप फॉर हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोनों ही मिशंस के बारे में आपको पता चल गया, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और दूसरा जो है वो नासा का है। किससे संबंधित है, तो ये चंद्र लैंडर से संबंधित है। इसको जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है रवाना किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगे जब हम एक मिशन और पढ़ेंगे, ब्लू घोस्ट लैंडर जो है वो एक क्रेटर के ऊपर जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जगह का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अब क्योंकि हम चंद्रमा से संबंधित ही पढ़ रहे हैं, तो हम ब्लू घोस्ट को भी यहीं पर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ब्लू घोस्ट जो लैंडर है, इसको जो है अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, उसके द्वारा उसके सहयोग से, नासा ने इसके सहयोग से, फायरफ्लाई एरोस्पेस के सहयोग से जो है इसको जो है डेवलप किया है, इसको विकसित किया है। इसका उद्देश्य भी वही है कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को पहुंचाना, अनुसंधान करना। और देखिए इसको कहाँ पर प्रक्षेपित किया गया है, इसको जो है यहाँ पर आप लास्ट लाइन में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक क्रेटर है जो जिसका नाम है मारे क्रीसियम क्षेत्र, मारे क्रीसियम एरिया। तो ये जो मारे क्रीसियम रीजन है, यहाँ पर जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लू घोस्ट लैंडर के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा के सहयोग से जो है नासा ने डेवलप किया है। इसको जो है मारे क्रीसियम जो रीजन है वहाँ पर इसको भेजा गया है। फिर जो है ये नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन, इसका इस प्रोग्राम का जो है ये हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। अमेरिका की जो ये कंपनी है स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित, जो एलन मस्क की है जिसका नाम स्पेस एक्स है, ये तो आप जानते हैं। एक जो है अमेजोन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनके द्वारा भी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्टैब्लिश की गई है। उस कंपनी का नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हमने जनवरी वाले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि उनके द्वारा जो है एक रॉकेट लॉन्च हुआ था ग्लेन नाम का। ठीक है। तो वो एक उनकी कंपनी का नाम क्या है ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना ने अंतरिक्ष स्टेशन में बनाया ऑक्सीजन और ईंधन। तो यहाँ काम की ये चीज़ नहीं है कि भाई ऑक्सीजन कैसे डेवलप किया है। देखिए ऑक्सीजन वैसे तो जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण जिसको आप कहते हैं, उसके माध्यम से जो है पहली बार ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए सामग्री तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। मतलब कि पहली बार कृत्रिम रूप से जो है इन्होंने जो है ऑक्सीजन और ईंधन यहाँ पर बना है। तो यहाँ काम की बात सिर्फ इतनी है कि चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम आप ध्यान रखिएगा, टीएसएस जो है, यानी कि त्योंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन।
तियोंगयंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 ही स्पेस स्टेशन अभी जो है ऑपरेशनल है। एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अमेरिका है, जापान है, रशिया है, ऐसे कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। दूसरा है आपका तियोंगयंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का है। और इन्होंने अभी क्या किया है, तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन और ईंधन को जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसरो ने जो है क्रायोजेनिक इंजन जो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसका सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है। तो देखिए ये जो परीक्षण है, ये जो क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण है, ये जो है इसरो ने अपने जो महेंद्रगिरी जो प्रोपल्शन सेंटर है, वहाँ पर जो है इसको जो है वो लॉन्च किया है, मतलब वहाँ पर जो है इसका परीक्षण किया है। अब देखिए इसका क्या-क्या यूज़ हो सकता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो है LVM-3 यानी कि लॉन्ग व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा, और गगनयान जो मिशन है हमारा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर्स हैं उनके बारे में दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके ये एलपीएससीज़ हैं, ये 3 जगह पर एस्टैब्लिश्ड हैं। एक तो आपने महेंद्रगिरी वाला अभी पढ़ ही लिया, दूसरा बेंगलुरु में है और तीसरा जो है तिरुवनंतपुरम में है। तो ये तीनों जगहों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर्स ये क्या होते हैं? तो देखिए ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो प्रणोदक होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड इस तरीके के स्टेजेज़ में होते हैं, जो कि मतलब कि एक फ्यूल है वो सॉलिड और लिक्विड उसमें होते हैं, तो उसको ही बनाने का काम जो है यहाँ पर किया जाता है। अगर हम क्रायोजेनिक इंजन 20 की बात करें, तो ये एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, स्वदेशी है ये पूरी तरीके से, और इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन एलपीएससी के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। सेंटर्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक तिरुवनंतपुरम में है, एक महेंद्रगिरी में है और एक बेंगलुरु में है। 3 प्लेसेस पर ये लोकेटेड है। फिर देखिए इसरो ने अपना विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रणोदक मिक्सचर जो है, यानी कि वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर, इसको तैयार किया है। नाम क्या है इसका? वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर। तो ये क्या करेगा कि आपके जो है, जो भी आपके सॉलिड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको जो है वो मिक्स करने का काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि 10 टन का है। देखिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित करने में सफलता हासिल की है। विश्व का सबसे बड़ा है ये। अब तक जो है जितने भी ये प्रोपेलेंट मिक्सचर जो बनाए गए हैं, उनमें दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये प्रोपेलेंट मिक्सर है। किसने इसको डेवलप किया है? तो इसरो ने डेवलप किया है। किसकी सहायता से किया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसरो ने जो है इसको सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु के सहयोग से जो है इसको विकसित किया है। तो ये आपको थोड़ी-सी इसमें बात ध्यान रखनी है। अच्छा, ये क्या करेगा? तो यहाँ पर आप उद्देश्य देख लेंगे इसका, कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स की बैकबोन माने जाते हैं। जो सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं, मैंने आपको अभी सॉलिड, लिक्विड, प्रोपेलेंट बताए हैं। तो ये जो होते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट जो होते हैं, वो किसी भी रॉकेट मोटर की बैकबोन माने जाते हैं, और इनका जो उपयोग होता है रॉकेट और मिसाइलों में बल पैदा करने के साथ ही अंतरिक्ष यान के बूस्टर और साउंडिंग रॉकेट में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर है, जो कि CMDI बेंगलुरु के साथ या सहयोग से जो है इसरो ने डेवलप किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, चाइना के द्वारा जो है एक अपना उन्होंने सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है चाइना सेट 10R। क्या नाम है? चाइना सेट 10R। तो ये जो है इसका संचार उपग्रह है, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि इसने GTO के अंदर, यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो है वो स्थापित की जो है वो किया है। इसको जो है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। और इसमें आप देखिए कि ये जो है आपके जो चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके उन्नत संचार के लिए ये सेवाएं प्रदान करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने IR के अंदर पढ़ा होगा। चाइना जो है कई कंट्रीज़ के साथ में मिल करके जो है एक नेटवर्क जो है वो डेवलप कर रहा है, BRI। तो वो थोड़ा-सा आपको इसमें ध्यान रखना है, और उसी के अंदर ये जो है चाइना सेट जो है वो सहयोग करेगा। ये हो गया। और इसमें देखिए चाइना सेट 10R जो है एक DFH-4E बस पर आधारित संचार उपग्रह है, जिसे चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, चाइना सेट के बारे में भी पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम से ही सिद्ध है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने की इसकी कम संभावना है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जापान ने अपना जो है मिचिबिकी 6 जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? मिचिबिकी 6 उपग्रह। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, ये जापान का है। और आपको पता है कि GPS सिस्टम जो है ये किसका है?
ये नेविगेशन सिस्टम है, ये यूएसए का है, अमेरिका का है। तो ये जो जीपीएस सिस्टम है, इसी की ही एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए, इसके सिग्नल्स को और अच्छी तरीके से एशिया और ओशियानिया वाला जो रीजन है, वहाँ पर और अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए ही जापान के द्वारा जो है ये सीरीज़ ऑफ जो सैटेलाइट्स है, आप देख रहे हैं 6 नंबर लिखा है यहाँ पे, यानी कि अब तक जो है इसके अंदर कई उपग्रह जो है लॉन्च हो चुके होंगे, सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके होंगे। तो यहाँ देखिए 4 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और जो मिचिबाकी 6 है, ये इसका जो है 5th जो है वो उपग्रह है। अगर आप देखें तो इसका नाम क्या है? क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। क्या नाम है इसका? क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम है। अगर पूरा पढ़ें इसको, देखिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जानकारी के अनुसार जापान के पास अभी क्वासी जेनिथ उपग्रह प्रणाली है, जिसमें 4 उपग्रह हैं और ये जो मिचिबिकी है, ये इसका 6वां उपग्रह है, ठीक है? ये क्या करेगा? जीपीएस के साथ में काम करेगा। तो यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट है और किसका है? जापान का है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर देखिए ब्लू घोस्ट लैंडर, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। ये भी नासा का और कौन-सी है? एयरफ्लाई एरोस्पेस का है। अब चलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में। रक्षा प्रौद्योगिकी का देखिए ये आरएस में भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था इस बार। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका लगातार 3 परीक्षण हो चुके हैं। उड़ीसा के अंदर इसका जो है वो परीक्षण किया गया है। ये क्या करेगा कि भई आपके जो एयर डिफेंस है, यानी कि ड्रोन्स हैं या फिर जो भी हवाई खतरा है, छोटा जो हवाई खतरा होता है उसको जो है हवा में ही मतलब ख़त्म करने में जो है ये उसके लिए जो है ये काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन के समान लक्ष्यों को रोका और उन्हें पूरी तरीके से जो है ये इसने नष्ट किया है। मतलब इसने जो परीक्षण भी इसकी टेस्टिंग हुई है उसमें इसने ये करके दिखाया है। अगर हम देखें तो ये जो है वी शॉट्स जिसको हम बोलते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो सिस्टम है, ये जो है मिसाइलों ने ड्रोन को नष्ट करने सहित अन्य हवाई खतरों को टालने की क्षमता प्रदर्शित की है। ये जो है 250 मीटर से 6000 मीटर की दूरी और 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेदने की क्षमता जो है वो ये वी शॉट्स रखता है। ये क्या है? पोर्टेबल भी है, मतलब कि इसको जो है यूज़ करना आसान है। इसको जो है रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा जो है डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के साथ में स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली ये क्या करता है? ड्रोन्स या और जो हवाई खतरे हैं जो कम ऊंचाई पर हैं, उनको ये खत्म करने की क्षमता रखता है। तो वी शॉट्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में हो सकता है मेंस में भी पूछ ले, तो ध्यान रखना है आपको। ये एक ही उड़ान में 13 मिसाइलों को जो है वो ले जा सकता है। तो ये हवाई खतरों से निपटने के लिए है। नेक्स्ट देखिए मत्स्य 6000, ये एक पनडुब्बी है, यानी कि सबमरीन है और इसका जो है दोनों प्रकार की टेस्टिंग हुई है। कैसी? एक तो मानव रहित और दूसरी मानव रहित हुई है, यानी कि अनमैन्ड हुई है और दूसरी जो है मानव युक्त जो है वो इसमें टेस्टिंग की गई है। और इसको जो है एल&टी शिप बिल्डिंग्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बारे में अगर आप देखें तो ये देखिए ये 2.1 मीटर इसका डायामीटर है, व्यास है, गोलाकार ढांचा है, वगैरह-वगैरह बात है। 3 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत सरकार का जो डीप ओशन मिशन है, उसके तहत जो है वो इसको डेवलप किया गया है। तो ये थोड़ी-सी काम की बात थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। और समुद्रयान जो परियोजना है, उसके हिस्से के रूप में जो है मत्स्य 6000 को डेवलप किया गया है। ये क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। तो इसके दोनों प्रकार के टेस्ट जो है अभी किए गए हैं। फिर देखिए ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप जो है उसको लॉन्च किया गया है। ड्रोन कैरियर वॉरशिप यानी कि ऐसा शिप डेवलप किया गया है जो कि ड्रोन्स को जो है वो कैरी कर सकेगा। तो ये जो है इसमें नाम भी दिए गए हैं यहाँ पे। आप देखिए शहीद बहमन बाघेरी, ये तो है ड्रोन कैरियर वॉरशिप का नाम, ठीक है? ये इसका नाम है और इसमें जो है टेस्टिंग जो इसकी की गई है उसका नाम है काहेर 313, ठीक है? इसके अवसर पर देखिए ड्रोन कैरियर वॉरशिप के लॉन्च के अवसर पर स्थानीय रूप से निर्मित लड़ाकू जेट का छोटा ड्रोन संस्करण काहेर 313 जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, उसको उड़ान भर के और मतलब इसमें दिखाया गया है। तो ये टेस्टिंग के लिए इसमें यूज़ किया गया है। जाग्रोस इंटेलिजेंस जहाज जो है वो भी किसका है? तो वो ईरानी नौसेना का है और अपना पहला स्वदेशी निर्मित सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज है। तो ये भी थोड़ा नाम आप ध्यान रखिएगा। जाग्रोस नाम की पहाड़ियाँ भी वहीं पर ही हैं ईरान के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रह जाएगा। ये गाज़ा ड्रोन क्या है? तो आईआरजीसी ने गाज़ा नामक एक नए अत्याधुनिक ड्रोन का जो है वो अनावरण किया है। मतलब यहाँ की जो ये एजेंसी है उसके द्वारा ही, ईरान के द्वारा ही। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा। ये शहीद बहमन बाघेरी ये किसके द्वारा है? तो ये ड्रोन कैरियर वॉरशिप है, किसका है? ईरान का है। काहेर 313 न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये जो है एक ड्रोन था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल था जिसको कि यहाँ पर टेस्टिंग के लिए यूज़ किया गया है। जाग्रोस इंटेलिजेंस जहाज के बारे में पता रखिएगा, गाज़ा ड्रोन के बारे में, ये सब ईरान से संबंधित हैं। फिर देखिए शॉर्ट न्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं।
सबसे पहले देखिए क्वीपू क्या है? तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर सबसे बड़ी जो संरचना है उसको खोजा है। मिल्की वे से भी 13,000 गुना जो है ये लंबी है। इस संरचना को इन्होंने नाम दिया है क्वीपू। तो किसके द्वारा है? जर्मनी के द्वारा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, जो एचएएल है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका एक ट्रेनिंग विमान होता था जिसका नाम था HJT-36। इसका नाम इन्होंने चेंज किया है, ये इन्होंने नाम रखा है इसका यशस। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। फिर सुपार्को क्या है? तो सुपार्को जैसे हमारे इसरो है वैसे ही पाकिस्तान में सुपार्को है। तो उसने जो है 2028 में प्रक्षेपित होने वाले चाइना के किस मिशन के लिए साझेदारी की है? चाइना के साथ साझेदारी ये कर रहा है एक मिशन के लिए जिसका नाम है चांग ए 8 चंद्र मिशन। हालाँकि ये बड़ी ही कॉमन जीके है, आपको ध्यान रहिए एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको डील कर पाएँगे। चांग ए 8 चंद्र मिशन ये किसका है? चाइना प्लस पाकिस्तान का। फिर देखिए भारतीय नौसेना के किस सेवामुक्त युद्धपोत को अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार जो है इसको अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये जो है वो सेना से रिटायर हो चुका है। फिर चलते हैं आर्थिक परिदृश्य में। आर्थिक परिदृश्य में सबसे इम्पोर्टेंट खबर इस बार की, 5 सालों में पहली बार जो है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अपनी जो रेपो रेट है उसको जो है वो कम किया है। 25 बेसिस पॉइंट जो है उसमें कमी की है, यानी कि 6.50 पहले थी और अभी 6.25 कर दी है। तो आपको इम्प्लीकेशंस हालाँकि हम कई बार डिस्कस करते हैं, आपको पता ही होगा कि पहली बात तो आपको ये पता हो कि रेपो रेट क्या होता है, कि भई जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म जो लोन लेती हैं, उसको हम उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। और इसका अगर हम उल्टा करें, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से लेता है, तब वो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर मान लीजिए लोन के रेट्स कम होंगे, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मनी को जो है आरबीआई से लोन में लेंगे। तो इनकी भी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी और उससे क्या होगी, लोन देने की क्षमता जो है वो बैंक्स की इंक्रीज़ होगी। और जैसे ही मार्केट के अंदर इससे क्या होगा कि मनी का इन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो हम ऑब्वियसली है लोग लोन जो है वो ज़्यादा लेंगे। तो अगर मार्केट के अंदर हमको मनी को इन्फ्यूज़ करना है, पैसे को लेकर के आना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमारी जो रेट्स होती हैं, जो भी हमारे रेट्स होती हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और अगर हमें मान लीजिए मार्केट से पैसे को निकालना है, मतलब कि उसको सक करना है पैसे को, तो उसको हम जो है रेट्स को जो है हम उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एक बेसिक सा इसमें इकोनॉमिक्स का फंडा है यहाँ पे। सो यहाँ पर एक बेसिक सा ये फंडा है कि भई अगर मार्केट में आपको मनी को सप्लाई करना है, तो आप क्या करो कि रेट्स को कम कर दो। रेट्स कम होंगे तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, बैंक के रेट्स भी कम हो जाएँगे, तो लोन लेंगे लोग और उसको जो है लोन लेके पैसे को क्या हाथ में थोड़ी रखेंगे, उसका भी आगे जो है वो प्रोडक्शन जो साइकिल है उसके अंदर यूज़ होगा। और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, महँगाई है, तो क्या किया जाएगा? सारी रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जितनी भी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स जो भी हम पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। चाहे एसएलआर हो, सीआरआर हो, सबको जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। अगर हम देखें सीआरआर और एसएलआर जो हैं, ये जो रेट्स होती हैं इनको अभी भी जो है इन्होंने अनचेंज्ड रखा है। ये बैंक रन होने से बचाती हैं, यानी कि बैंक को कुछ जो अपना कैश होता है, सीआरआर में क्या होता है कि कुछ जो कैश होता है उसको रिज़र्व रखना होता है और जो एसएलआर होता है उसके अंदर कुछ जो अपने अम, कैश प्लस जो आपका गोल्ड होता है उसको जो है वो रिज़र्व में रखना होता है ताकि बैंक रन से बच सके। तो ये सारे पॉलिसी रेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं। हालाँकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे याद होने चाहिए। रेपो रेट का विशेषतः ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये एक मिनट। बैंक के लिए खास डोमेन नेम जो है वो तैयार किया है किसने? आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम है बैंक डॉट इन। तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो जो आपके साइबर जो खतरे, अभी आपको पता है मोबाइल पे भी आप बात करते हैं तो पहले वो साइबर खतरों के बारे में बताता है। तो अगर बैंक जो है इसमें ये डोमेन नेम में अगर रजिस्टर कर लेता है, तो बैंक के द्वारा जो भी आपको मैसेज आएगा ना वो जो है इसी डोमेन नेम के सहायता से आएगा, जिससे कि आपको फेक और जो ओरिजिनल है उसको पकड़ने में आसानी होगी। जैसे कि देखिए, इस निर्णय के अनुसार भारतीय बैंकों का विशेष इंटरनेट डोमेन नेम बैंक डॉट इन तथा जो गैर बैंक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए फाइनेंस डॉट इन होगा। तो बैंक इनके लिए पंजीकरण जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए है। जो भी इसमें रजिस्टर करेंगे उनको जो है डोमेन नेम मिल जाएगा और उससे जो है उनके कस्टमर्स को भी जो है वो साइबर जो है वो खतरों से सुरक्षा मिल पाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए,
भारत बना डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश। तो दूसरा देश है, पहला कौन सा है? पहला चाइना है। और इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि सीपीएल एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, जो पायलट्स होते हैं उनको लाइसेंस लेना होता है। तो इसके अंदर जो है वो अब इसको ई कर दिया है, यानी कि डिजिटल कर दिया गया है। बस इतनी सी बात इसमें जानने वाली है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। पहला ईपीएल धारक अगर आप देखें तो क्या नाम है? संस्कार धानी, ये एमपी जबलपुर से हैं। 22 वर्षीय इशिता भार्गव ने देश का पहला ईपीएल हासिल करके नया कीर्तिमान रचा है। तो ये थोड़ा-सा देखना चाहें तो नाम। फिर देखिए फ्यूचर ब्रांड की वैश्विक रैंकिंग में रिलायंस जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये फ्यूचर जो ब्रांड है, ये एक सूचकांक है, मतलब इंडेक्स है। ये क्या करता है कि जो भी कंपनी होती है उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके लिहाज से मूल्यांकन करती है 100 कंपनियों का। इसमें अगर हम देखें तो रिलायंस का नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। अगर यहाँ पे आप नाम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ देखिए एप्पल है और वॉल्ट डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के सेकंड पोजीशन पे ये आया है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे सैमसंग है। इस वाली मैगज़ीन में क्या है कि थोड़ा-सा मैंने अंडरलाइन मैंने नहीं पढ़ी है इसको, तो अगर मैं अंडरलाइन करती तो आपको पढ़ने में आसानी रहती। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले जो पेजेज़ हैं उनको मैं अंडरलाइन करके आपको जो है वो पीडीएफ बना के दूँगी ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी-सी ईज़ी रहे। तो इसमें काम-काम की बात ही आपको पढ़नी है, वरना तो आप क्या है पढ़ते ही रह जाएँगे, क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें। इसमें भी आपको बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको इसमें बताई है। तो ध्यान रखिएगा फ्यूचर ब्रांड वाली रैंकिंग में रिलायंस सेकंड पोज़ीशन पे है और फर्स्ट पे सैमसंग है। और एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल थर्ड पोज़ीशन पे आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? तो देखिए बीमा एएसबीआई क्या है? ये आईआरडीएआई यानी कि जो इंश्योरेंस से संबंधित जो हमारा प्राधिकरण है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, उसने जो है, जो हमारा हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, उसका जो हम भुगतान करते हैं यानी प्रीमियम जो हम देते हैं, आपने देखा होगा घर पे काफ़ी सारे वो एलआईसी के आते हैं, कागज़ आते रहते हैं, अब तो ख़ैर ऑनलाइन हो गया है सब चीज़। तो जो प्रीमियम का हम भुगतान करते हैं, उसको सरल बनाने के लिए जो है बीमा एएसबीए को लॉन्च किया है। तो ये क्या होगा यूपीआई के माध्यम से जो है इसको लिंक किया जाएगा। तो आपके अकाउंट से आप जब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो प्रीमियम आपका जो उसमें कटेगा नहीं। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम से ही इसमें सिद्ध है तो ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। तो ये प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है? तो आप देखिए ये एक प्रोजेक्ट है और ये जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो प्रमोटर कंपनी है मेटा, उसके द्वारा जो है दुनिया के 5 जो महाद्वीपों को समुद्री इंटरनेट केबल के ज़रिए कनेक्ट करने की एक योजना है। इस योजना को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेटा के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके द्वारा ये क्या करेगा कि समुद्री इंटरनेट केबल के ज़रिए जो है 5 महाद्वीपों को जो है ये यहाँ पर लिंक करने की परियोजना है। इसके तहत देखिए भारत, अमेरिका को समुद्र के अंदर 50,000 किलोमीटर की लंबी केबल से जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये थोड़ा-सा आपको इसमें ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है। किसका है ये? मेटा के द्वारा है और भारत और अमेरिका को में भी इसको जो है 50,000 किलोमीटर की जो लंबी केबल है उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा जाएगा। फिर देखिए दतिया हवाई अड्डा, ये जो है मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा जो है वो बनाया गया है डीजीसीए के द्वारा। तो इसमें अब इतनी इम्पोर्टेंट बात क्या है? ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं। एसबीआई ने जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान जो है वो संशोधित जो अनुमान है वो दिया है। इससे पहले जो है भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6.7% जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आरबीआई ने जो है 6.7% की हमारी जो है वृद्धि दर बताई है कि भाई इतनी ग्रोथ रेट रहेगी और एसबीआई जो है वो अपना 6.3% जो है वो ग्रोथ रेट को बता रहा है। फिर देखिए कर संग्रह जो है वो बढ़ा है। प्रत्यक्ष कर संग्रह डायरेक्ट जो टैक्सेस है वो बढ़े हैं 17.8 लाख करोड़, हालाँकि ये कौन पूछेगा आपसे। फिर आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है? तो 50, अच्छा ठीक है। फिर है भारत सरकार ने जीआई प्राप्त किस फसल की किस्म के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड विकसित करने की पहल की है। तो ये चावल, ये हालाँकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है एचएसएन यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड विकसित किया है किसके लिए? चावल के लिए, राइस के लिए। तो ये था फ्रेंड्स आज आपका करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम प्रादेशिक परिदृश्य और हमारा जो बजट है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।